Good morning, students. Now, today we are starting with the next topic as we have committed with you. Unit 2 Money Banking कर रहे थे. पहले हमने money देखा. What is money? What are the functions of money? And now today we will be looking into commercial banks. Part 2 commercial bank शुरू करते हैं आज. Commercial banks क्या हैं? जानते हैं उनके बारे में. So today we will be starting with commercial banks. आइए देखते हैं commercial banks क्या करते हैं. But उसके पहले एक चीज़ ये देखते हैं, हिंदुस्तान में बैंक किस तरीके के हैं. तो अब हिंदुस्तान में किस तरीके के बैंक्स हैं हमारे पास, सबसे पहले उनको देखते हैं. तो पहले हमारे पास कौन से बैंक्स आए? कमर्शियल बैंक्स. अब ये कमर्शियल बैंक्स क्या हैं? और भी कुछ टाइप्स हैं हमारे पास जो हमको यहाँ पे दिख रहे हैं. वो कौन से टाइप्स हैं हमारे पास? कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स. ये 4 तरीके के बैंक्स हैं जो कि इंडिया में वर्क कर रहे हैं. गवर्न कौन कर रहा है इनको? आरबीआई. कौन गवर्न कर रहा है? आरबीआई गवर्न कर रही है इन सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को. जो भी बैंकिंग है वो आरबीआई के थ्रू हो रही है. तो अब सबसे पहले देखते हैं कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक्स हैं? वो जो कि कैश एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उसको लोन के फॉर्म में देते हैं और उससे मिलने वाले इंटरेस्ट पे वो अपना प्रॉफिट और अपने डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पे करते हैं. और भी इसके बारे में डिटेल में जानेंगे आगे. और इसमें कौन से बैंक्स हैं आपके? पहला पब्लिक सेक्टर बैंक्स. पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से हैं? वो जो कि भारत सरकार के हैं, इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी में हैं. जैसे आपके पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं. क्योंकि इनका जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करा था व्हेन दे वर नेशनलाइज्ड, जब इनको नेशनलाइज किया गया. नेशनलाइज करने की भी बात ये होती है कि आज़ादी के पहले बहुत सारे बैंक्स थे और उसके बाद भी बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस खुले जिसमें प्राइवेट कैपिटल भी लगा हुआ था. तो बात ये हुई कि सरकार अपना पैसा लगाए और इन बैंक्स को एक गवर्नमेंट कैपिटल से चलाए. तो जब वो हुआ, वो प्रोसेस इनिशिएट हुआ, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि द बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड. तो ये नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं जो कि सरकार के अधीन है. देन कम्स द, अब इनके एग्जाम्पल्स कुछ ले लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के आगे बढ़ने के पहले. पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, ये सब क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स. देन कम द फॉरेन बैंक्स. फॉरेन बैंक्स कौन से हैं? सिटी बैंक, एचएसबीसी, एबीएन एमरो एंड देन डर्शे बैंक. ये सारे क्या हैं? फॉरेन बैंक्स हैं. दे केम फ्रॉम अ different country and they are working as a commercial bank in India. Then the private sector banks, इनकी क्या है? प्राइवेट ओनरशिप है. दे बिलोंग टू इंडिया बट द ओनरशिप इज प्राइवेट. पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की ओनरशिप थी, यहाँ पर क्या है? प्राइवेट ओनरशिप है. एग्जाम्पल्स आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब क्या है? बंधन बैंक, ये सब क्या है? प्राइवेट बैंक्स. देन लास्ट रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक. ये किस लिए खोले गए? बिकॉज इंडिया इज़ अ रूरल इकोनॉमी. काफ़ी हद तक हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर पे हम डिपेंड हैं. तो हमें उन रूरल एरियाज़ के लिए भी बैंक्स की ज़रूरत थी. तो हमने क्या किया? रूरल एरियाज़ में बैंक खोल दिए. तो वो रूरल बैंक्स कहलाते हैं. बट दे आर ऑल्सो बेसिकली अंडर द गवर्नमेंट ओनली. ये भी गवर्नमेंट बैंक्स ही हैं और ये भी कमर्शियल बैंक्स की तरह रूरल एरियाज़ में काम करते हैं. देन कम द स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से हैं? ये वो बैंक्स हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, दे आर नॉट स्पेसिफिक बैंक्स बट दे परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ एडवांसिंग लोन्स. ये लोन किन्हें देते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, लघु उद्योगों को ये लोन प्रोवाइड करते हैं. जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे, दे आर नॉट वेरी रिनाउंड बट दे आर देयर इन द इकोनॉमी. जैसे आपके हैं त्रिवेंद्रम स्मॉल स्केल फाइनेंस, स्मॉल और मीडियम स्केल फाइनेंस कंपनी. तो ये क्या है? स्मॉल फाइनेंस कंपनीज होती हैं जो कि छोटे बिजनेस हाउसेस को लोन प्रोवाइड करती हैं. देन द पेमेंट बैंक्स. पेमेंट बैंक्स कौन से हैं? ये नए तरीके का सिस्टम है जो कि अभी इम्प्लीमेंट हुआ एंड दे आर बेसिकली कॉल, वी ऑल नो द नेम्स, पेटीएम, एयरटेल मनी, गूगल पे. ये सब क्या है? पेमेंट बैंक्स हैं. ये सिर्फ पैसा दे सकते हैं. दे कैन नॉट एडवांस लोन्स. ये सिर्फ
आप इनके वॉलेट में पैसा डिपॉजिट करते हो एंड यू कैन यूज़ दैट मनी वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। तो सिर्फ ये पेमेंट्स कर सकते हैं एंड दे आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर एनी अदर बैंकिंग फंक्शन। देन द कोऑपरेटिव बैंक्स, ये क्या है? कुछ एसोसिएशन ऑफ पीपल or companies, they came together and start performing the banking function after taking license of banking। तो ये बैंकिंग एक्ट में आपके रजिस्टर्ड होते हैं और उसके बाद ही अपने बैंकिंग फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं। ये आपके अर्बन एरियाज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं और स्टेट कोऑपरेटिव, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स भी। सो ये हमारा एक बैंकिंग क्लासिफिकेशन है इंडिया का, जो कि शायद ज़रूरी था जानना पहले हमारे सेशन को शुरू करने के पहले। तो हमारे पास कितने तरीके के बैंक्स हो गए? कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। अब आगे बढ़ते हैं, कमर्शियल बैंक्स के बारे में जानते हैं। अब कमर्शियल बैंक्स क्या है? कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पैसा लेना, ग्रांटिंग लोन्स, गिविंग इन फॉर्म ऑफ लोन्स, या फिर कुछ पैसा लोन में दिया, कुछ पैसा हमने इन्वेस्ट भी कर दिया। बैंक्स म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं। किस लिए? प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो कमर्शियल बैंक क्या हो गया? पैसा लिया, लोन दिया या इन्वेस्ट किया, उससे प्रॉफिट जनरेट किया, अपने अकाउंट होल्डर्स को दिया और कुछ अपने प्रॉफिट के लिए रख लिया। सो दे आर कमर्शियल बैंक्स, यानी बैंक फॉर प्रॉफिट मोटिव इज अ कमर्शियल बैंक। और जानते हैं कमर्शियल बैंक्स के बारे में, कमर्शियल बैंक्स और क्या करते हैं? आगे फंक्शंस क्या हैं इनके? प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस हैं। तो पहले प्राइमरी फंक्शंस को देखते हैं। प्राइमरी फंक्शंस कौन से हैं हमारे? सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पैसा आना ज़रूरी है देने के लिए। और दूसरी चीज़ एडवांसिंग लोन्स, बहुत सारे लोन्स हम देखते हैं, लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, बिजनेस के लिए लोन्स लेते हैं, एन नंबर्स ऑफ लोन्स आर टेकन। अब वो लोन्स किस तरीके के हैं आइए देखते हैं उनको डिटेल में। नाउ फर्स्ट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। हम डिपॉजिट कैसे एक्सेप्ट करते हैं? करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट्स मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर बट आई एम टेलिंग इट। ये वो अकाउंट हैं जो कि बिजनेसमैन खोलते हैं, फर्म्स से खोलते हैं। इन अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है, और या फिर कुछ कंपनीज बहुत नेग्लिजिबल इंटरेस्ट पे करती हैं। ये अकाउंट्स इसलिए होते हैं कि आप अपने फ्रीक्वेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कर सकिए, मतलब आप एन नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं थ्रू करेंट अकाउंट। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए बनाए जाते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस हाउस है, उसको दिन में दे हैव टू मेक 100 पेमेंट्स, तो अब वो सेविंग अकाउंट से पॉसिबल नहीं है जो कि हमारे पास होता है। तो करंट अकाउंट्स उसके लिए होते हैं, यहाँ पर पैसा रोटेट करता है, तो इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। बट दीज अकाउंट्स आर बेसिकली फॉर बिजनेस मोटिव, तो वो हमारे करंट अकाउंट्स होते हैं जो कि केवल फर्म के नाम पे खुलते हैं। देन इंडिविजुअल फॉर देयर सेविंग पर्पस यूज टू ओपन सेविंग अकाउंट्स। यहाँ पर क्या होता है? देयर आर रेस्ट्रिक्शंस इन विड्रॉवल, कि हम एक लिमिटेड विड्रॉवल ही कर सकते हैं, एंड दे यूज टू पे a very we cannot say very good but a sufficient amount of interest is paid. Generally it is between 4% to 5%. तो सेविंग अकाउंट्स पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, और ये कोई भी इंडिविजुअल खुलवा सकता है, इसके लिए किसी फर्म की ज़रूरत नहीं है। देन हम लोग क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स भी करते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये टर्म डिपॉजिट्स भी कहलाते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक डिपॉजिट किए जाते हैं, इस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। दैट कैन बी 8%, 9% और 10%। ये 1 साल के लिए भी हो सकते हैं, 5 साल के लिए भी हो सकते हैं, 10 साल के लिए भी हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स बैंक टू बैंक, वो किस तरीके के फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स आपको देता है। तो कैश एक्सेप्ट करने के तरीके कौन से हो गए? करेंट अकाउंट बाय द बिजनेस, सेविंग अकाउंट बाय द इंडिविजुअल्स, एंड फिक्स डिपॉजिट्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो कि एक डेट स्कीम होती है जहाँ पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है। नाउ कम टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज एडवांसिंग लोन्स, यानी अब हम लोन्स भी देते हैं इन पैसों से, इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। तो लोन्स कैसे? कैश क्रेडिट। आप लोगों ने एक बहुत नॉर्मल टर्म सुना होगा, सीसी लिमिट, यानी अगर किसी बिजनेसमैन का गुडविल अच्छा है, उसकी सिक्योरिटीज़, उसके स्टॉक्स अच्छे हैं, तो बैंक क्या करता है? उनसे कहता है कि एट द टाइम ऑफ नीड यू कैन विड्रॉ अ पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम आवर बैंक्स विदाउट पुटिंग
एनी कोलैटरल, कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पर्टिकुलर लिमिट फिक्स कर दी जाती है एंड दैट अमाउंट कैन बी विदड्रॉन बाय द बिजनेसमैन। ये केवल बिजनेसमैन के लिए है, तो दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। डिमांड लोन्स क्या होते हैं? दे आर गिवन टू द बिजनेसमैन फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ये लॉन्ग टर्म में भी हो सकते हैं, बट इन्हें डिमांड लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैंक इनको कभी भी आपसे मांग सकता है वापस ऑन अ प्रायर नोटिस। तो ये डिमांड लोन्स कहलाते हैं जो कि आपको बिजनेसमैन को दिए जाते हैं। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स, आपके शॉर्ट टर्म लोन्स वो लोन्स होते हैं विच हैव अ ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से कम। अगर हम कोई लोन लेते हैं तो वो हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं। जैसे पर्सनल लोन्स वगैरह हम किसी रिक्वायरमेंट के लिए लेते हैं तो वो आपके शॉर्ट टर्म लोन्स कहलाते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके के लोन्स हो गए: कैश क्रेडिट फॉर द बिजनेसमैन ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रेडिट, डिमांड लोन्स फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ज़्यादा पैसा चाहिए बट दे आर डिमांड लोन्स कि हम उन्हें कभी भी वापस मांग सकते हैं एज अ बैंक। शॉर्ट टर्म लोन्स जो कि 1 साल या उससे कम के ड्यूरेशन के लिए दिए जाते हैं। लोन्स कई तरीके के हो सकते हैं: व्हीकल लोन्स, बिजनेस लोन, प्रॉपर्टी लोन्स, पर्सनल लोन्स। इन n numbers of types these loans are given by the commercial banks as their policies। तो ये हमारे प्राइमरी फंक्शंस हो गए। हमें याद रखना है हमेशा कि भाई हम एक कमर्शियल बैंक को कैसे डिफाइन करेंगे: एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन्स। नाउ कम द सेकेंडरी फंक्शंस। तो पहला फंक्शन क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दूसरा, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। थर्ड, एजेंसी फंक्शंस, आपके बिहाफ पे जब बैंक कोई काम करता है। और जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, जो कि बैंक्स आपको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। नाउ वी विल लुक इनटू डिटेल विद दीज टॉपिक्स। इनको और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट को हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली अ अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या हुआ? यानी एक ऐसा लोन जो कि हमने जिसके लिए कोई चीज़ मॉर्गेज नहीं करी, कोई सिक्योरिटी नहीं दी, ये उनको दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो गिवन टू द बिजनेसमैन जिनके ट्रांजेक्शन्स अच्छे होते हैं। बैंक उनकी नेट असेट वैल्यू को देखती है और कहती है कि अगर आपको कभी ज़रूरत होती है, इट इज़ लाइक सीसी लिमिट। लेकिन इसका तरीका दूसरा है। जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और मैंने एक चेक काटना है मुझे 1,25,000 का। सो व्हाट विल हैपन? इमीडिएटली आई कैन नॉट अरेंज दैट 25,000, तो आई विल आस्क माई बैंक कि क्या आप मेरे इस 1.25 लाख के चेक को क्या ऑनर कर सकते हो? तो बैंक हमारी एसेट वैल्यूज़ को देखेगा, हमारे ट्रांजेक्शन्स को देखेगा, हमारे गुडविल को देखेगा और उसके बाद बोलेगा येस वी कैन ऑनर दिस चेक। अब क्या होगा? 1 लाख रुपए तो मेरे अकाउंट से जाएंगे, 25,000 रुपये बैंक अपनी तरफ से देगा। तो वो क्या हो गया? एक तरीके का लोन हो गया एंड ऑन दैट वी हैव टू पे इंटरेस्ट, जो कि नॉर्मल लोन रेट से कम होता है। तो बिजनेसमैन को एक अनसिक्योर्ड लोन इमीडिएटली मिल जाता है इन फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट। यानी आप अपने अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा का चेक काट सकते हो, बट दैट टू विद अ गुड बैंकिंग रिकॉर्ड्स। देन सेकेंडली, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंजेस क्या होते हैं? चेक्स या फिर ड्राफ्ट्स। अब इनको कैसे करते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मान लीजिए मैंने आपको एक चेक दिया और वो चेक मैंने आपको दिया 10 दिन बाद का, बट आपको पैसे की ज़रूरत अभी है। आप बैंक जाओगे, अपने चेक को डिपॉजिट करोगे और बैंक से बोलोगे कि इस चेक को डिस्काउंट कर दीजिए। तो बैंक क्या करेगा? उसमें से कुछ चार्जेस काट लेगा और आपको पैसा दे देगा। सपोज़ मैंने आपको चेक दिया 1 लाख रुपए का, बैंक में आप गए, आपने उसे डिस्काउंट कराया, तो बैंक ने आपसे कहा कि वी विल गिव यू 97,000 रुपीज़, बाकी हम अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस और इंटरेस्ट की तरह काट लेंगे। तो बैंक ने वो पैसा जो आपका 10 दिन बाद मैच्योर होना था चेक, उसका पैसा आपको पहले दे दिया, एक डिस्काउंटिंग अमाउंट काट के। तो आपको पैसा मिल गया और बैंक को अपना उसके चार्जेस मिल गए। तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंजेस। बिल ऑफ एक्सचेंजेस क्या है? हमारे चेक्स, नोट्स जो कि बिजनेस में यूज होते हैं। तो ये भी एक फैसिलिटी दी जाती है। देन कम्स द एजेंसी फंक्शन। अब इन्हें एजेंसी फंक्शन क्यों कहा जाता है? कई बार बैंक आपके बिहाफ पर भी काम करता है।
कैसे? मेरे बिहाफ पे बैंक ट्रांसफ़र फंड करता है, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, यानी अगर मैं बोलूँगा तो कि भाई मेक सम पेमेंट्स, मेक इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स ऑन माय बिहाफ, या फिर मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसके पेमेंट्स आप हर 5th को कर दिया करिए, हर मंथ के 5 तारीख को उसके पेमेंट्स कर दिया करिए। तो बैंक क्या करेगा, मेरे इंस्ट्रक्शंस पे उन पेमेंट्स को कर देगा। या मैं कहीं पर अगर मुझे किसी को पैसे देने, आई वांट टू ट्रांसफ़र 1 लाख रुपीज़ टू सम अदर अकाउंट, तो बैंक विल डू दैट एक्ट ऑन माई बिहाफ, यानी मेरे बिहाफ पर बैंक काम कर रहा है। तो वो क्या कहलाएंगे, एजेंसी फंक्शन। तो इसमें क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, परचेज, सेल एंड पेमेंट्स। अगर मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूँ या कोई भी चीज़ खरीदना चाहता हूँ तो आजकल आप बैंक के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट्स कर सकते हो, तो बैंक आपके बिहाफ पर उसके पेमेंट्स कर देगा। देन इनकम टैक्स कंसल्टेंसी इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय बैंक। आज की डेट में आपको इनकम टैक्स कंसल्टेंसी और पेमेंट्स भी होती हैं। आप बैंक से बोल सकते हो कि आप मेरा इनकम टैक्स एसेस करिए एंड पे दैट अमाउंट, तो बैंक विल डू दैट। दैट इज इनकम टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, यानी वो आपके बिहाफ पे टैक्स कैलकुलेट करके पे भी कर सकता है, और वो आपको बता भी सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो जिससे कि आपका टैक्स कम हो। देन ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। कई बार क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और असेट्स की ट्रस्टी बना दिया जाता है बैंक्स को, तो उनको लिक्विडिफाई करने में या बेचने में या उनको रिटेन करने में भी बैंक एज एन एजेंट आपके काम कर सकता है। तो वो क्या कहलाएंगे, ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर। देन लेटर ऑफ रेफरेंस। आप अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस वेंचर शुरू कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपके एसेट वैल्यू की, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को जस्टिफाई करना हो, तो बैंक कैन प्रोवाइड यू लेटर ऑफ रेफरेंस। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, नए बिजनेसेस को शुरू करने के लिए यूज़ होता है, और आपकी गुडविल के इवैल्यूएशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो बैंक आपको क्या करेगा, एक लेटर ऑफ रेफरेंस इशू कर देगा जिससे आपकी साउंड फाइनेंशियल पोजीशन को जस्टिफाई किया जा सकता है। तो ये हमारे एजेंसी फंक्शंस हो गए, मतलब बैंक हमारे भी आप पे पैसे भी ट्रांसफ़र करेगा, परचेज सेल भी करेगा, टैक्स भी पे करेगा, एज अ ट्रस्टी हमारी प्रॉपर्टी को वो सेफगार्ड भी कर सकता है, और हमारी गुडविल और असेट वैल्यू को जस्टिफाई करने के लिए लेटर ऑफ रेफरेंस भी इशू कर सकता है। देन सम जनरल यूटिलिटी फंक्शन, लॉकर्स। आप लोग जानते होंगे, योर मदर और पेरेंट्स मस्ट हैव केप्ट सम ज्वेलरी और सम इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लॉकर्स ऑफ द बैंक्स, तो वहाँ पर आप चीज़ें भी रख सकते हो, दैट इज़ अ लॉकर फैसिलिटी। ट्रैवलर्स चेक, ये अब यूज़ नहीं होते हैं बट दे आर देयर इन द कोर्स, तो आप इसको जान लीजिए। पहले क्या होता था, आप बाहर जब कहीं जाते थे तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको बल्क अमाउंट ले जानी होती थी, तो बैंक उन समय के लिए स्पेसिफिकली चेक्स इशू करता था, और वो चेक्स ट्रैवलर्स चेक कहलाते थे, जो कि अब यूज़ नहीं होते। देन लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, सपोज़ मैं कहीं पर किसी और जोग्राफिकल लोकेशन में कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना है और वहाँ का डोमेस्टिक बैंक मुझे फैसिलिटेट नहीं कर रहा है उस चीज़ को, सो माई बैंक विल इशू मी अ लेटर ऑफ क्रेडिट, और वो उस बैंक से उस ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करेगा। तो उस लेटर ऑफ क्रेडिट की वजह से मैं वहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकता हूँ और क्रेडिट अवेल कर सकता हूँ और अपने बिजनेस को कर सकता हूँ। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट। देन अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़। अब बहुत सारे स्टॉक्स और शेयर्स, ये सारी चीज़ें भी आपका सेल करते हो, तो उस केस में क्या होता है, बैंक आपकी उन सिक्योरिटीज़ को अप्रूव करता है, तो वो भी फैसिलिटी बैंक आपको देता है। अगर आप कोई शेयर कैपिटल अवेल करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, यू वांट टू अवेल कैपिटल और स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़, सो इन दैट केस बैंक कैन अप्रूव दोज इंस्ट्रूमेंट्स, जो चीज़ें आप बेचना चाहते हो या फिर जिनके थ्रू आप फंड्स अवेल करना चाहते हो। तो दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज जनरल यूटिलिटी फंक्शन। एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी बैंक मार्केट स्टडी भी करता है, ट्रेंड्स को भी स्टडी करता है, तो दे कैन प्रोवाइड यू एडवाइजरी ऑल्सो। तो बैंक उसके लिए कलेक्शन भी करता है स्टैटिस्टिक्स की। तो सेकेंडरी फंक्शंस क्या होगा, ओवरड्राफ्ट, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आपको मिल सकता है बैंक से, आपके अकाउंट के कैपेसिटी से ज़्यादा, जितना उसमें पैसा उससे ज़्यादा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स मीन्स
आपका चेक मेच्योर होने वाला है कुछ समय बाद, बट बैंक आपको पैसा अभी दे देगा, कुछ पैसा काट के। एजेंसी फंक्शंस, ट्रांसफ़र भी करेगा फंड, परचेज सेल भी करेगा, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी भी देगा, आपके प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड भी करेगा, लेटर ऑफ रेफरेंसेस भी इशू करेगा। देन जनरल यूटिलिटी फंक्शन, लॉकर की फैसिलिटी, बाहर कहीं जाके आपको कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है तो वो यूज़ हो जाएगा, आपकी सिक्योरिटीज़ को अप्रूव कर सकता है और आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकता है फॉर द मार्केट सिनेरियो। सो दीज वेयर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ commercial banks, which are very important. Keep them in mind. So now we are aware about the functions of the commercial bank, and now there is a very important topic with commercial banks, and it is credit creation by commercial bank. But I won't be starting it in this session, even though it is part of commercial banks, because it needs some calculations and a better explanation. So we need a different session on credit creation by commercial banks. Till then, continue your studies, keep watching, and thank you for watching Arthanand. Kindly contact for your doubts.